नमस्कार। पंडित बत्सराज व्यास आदर्श विद्या मंदिर डीडवाना ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। विषय संस्कृत। मैं मीना श्रीमाली। पिछली क्लास में हमने कर्ता और क्रिया की जानकारी प्राप्त की थी। आज हम संस्कृत वर्णमाला के बारे में विस्तार से जानेंगे। व्याकरण को समझने से पहले किसी भी भाषा में वर्णमाला को समझना बहुत ही आवश्यक है। किसी भी भाषा की वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। संस्कृत की वर्णमाला में भी ये दो प्रकार के वर्ण होते हैं, जिसकी जानकारी हम करेंगे। स्वर, जिसको हम अच भी कहते हैं। स्वर हमारे संस्कृत में 9 प्रकार के होते हैं और व्यंजन, जिनको हम हल कहते हैं, उनकी संख्या कुल 33 होती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्वर जो है उच्चारण में, इसमें दूसरे वर्णों का सहारा लेना नहीं पड़ता है। स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। स्वर होते हैं कुल 9। अ, ई, उ, री, ऋ। ये 5 स्वर हैं, वो स्वतंत्र हैं और इसमें 4 जो हैं संयुक्त होते हैं, जैसे ए, ओ, आई, आउ। ये मूल स्वर हैं और अपने आप में परिपूर्ण होते हैं। संयुक्त अक्षर 4 होते हैं और ये 2 स्वरों से मिलकर के बनते हैं, जैसे अ प्लस ई बराबर ए, अ प्लस उ बराबर ओ, अ प्लस ए बराबर आई, अ प्लस ओ बराबर आउ। ये 4 अक्षर हैं, ये संयुक्त स्वर हैं। इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। हमने देखा कि हमारे संस्कृत में कुल स्वर 9 होते हैं। 9 में से 5 स्वर अपने आप में परिपूर्ण होते हैं और 4 जो हैं संयुक्त स्वर होते हैं, जिनकी जानकारी हमने ली। इसके बाद में आता है दूसरा वर्ण व्यंजन। संस्कृत में 33 व्यंजन होते हैं। ये सभी व्यंजन मूल रूप से हलंत होते हैं, अर्थात ये आधे होते हैं। स्वरों के सहयोग के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं होता है। जिस व्यंजन को जिस स्वर का साथ मिलता है, वह व्यंजन वैसा ही रूप धारण कर लेता है। अब हम देखेंगे कि व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। पहला है स्पर्श व्यंजन, जिसमें आते हैं क, च, ट, त, प। जैसे क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये कुल मिलाकर के 25 हो गई इनकी संख्या। स्पर्श व्यंजन हमारे कुल कितने हो गए? 25। दूसरा आता है अंतस्थ व्यंजन। इसमें आते हैं य, र, ल, व। तीसरा है ऊष्म व्यंजन, स, 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 ह। ये हो गए 4। संयुक्त अक्षर होते हैं शत, त्रय, ज्ञ। सबसे पहले देखेंगे कि स्पर्श व्यंजन को स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं। क से म तक के कुल 25 व्यंजन हैं, जिन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ यानी जिह्वा मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती हैं। अभी स्पर्श व्यंजन के बारे में विस्तार से जाना। अब हमारा दूसरा आता है व्यंजन अंतस्थ व्यंजन। इसमें आते हैं य, र, ल, व। इनका उच्चारण करते समय वायु को थोड़ा रोककर हम कम ताकत के साथ इसको छोड़ा जाता है।
यानी इसमें कम ताकत लगती है, जैसे य, र, ल, व। ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तीसरा आता है ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु उष्ण में हो जाती है उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ऊष्म वर्ण कहते हैं। इसमें आते हैं स संकर वाला, स षटकोण वाला, स सपेरे वाला और ह। ये 4 वर्ण होते हैं ऊष्म व्यंजन में। संयुक्ताक्षर होते हैं क्षत्रज्ञ। ये 2 व्यंजनों से निर्माण होने के कारण इनको संयुक्त अक्षर भी कहते हैं। अब देखते हैं कि इनका निर्माण किन किन से मिलकर के बना है। तो पहले हम देखते हैं श क्षत्रिय वाला, जिसकी उत्पत्ति होती है क प्लस स षटकोण वाला। इन दोनों को मिलकर के श शब्द की उत्पत्ति होती है, यानी श शब्द बना है। अब देखेंगे त्रिशूल वाला। ये किन किन से मिलकर के बना है, त और र, इन दोनों से मिलकर के बना है, तो ये बन गया त्र। ये संयुक्त अक्षर हो गया। अब देखते हैं ज्ञ, ज्ञानी वाला। इसका निर्माण कैसे हुआ है, ज और य, इन दोनों को मिलकर के ज्ञ की उत्पत्ति हुई है। तो ये देखा हमने कि ये संयुक्त अक्षर हैं और ये किन किन से मिलकर के बने हैं, यानी इनका निर्माण कैसे हुआ है। व्याकरण में इसके साथ ही कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनका सामान्य वर्णमाला में वर्णन नहीं है, लेकिन लेखन में है इनका हम काम में लेते हैं, यानी लिखते समय इनका उपयोग होता है, जिसको हम अयोगवाह भी कहते हैं। ये कौन कौन से हैं ये देखेंगे। अनुस्वार, विसर्ग, अर्धविसर्ग, यम माने गए हैं। अब अनुस्वार क्या है। अनुस्वार जो है अ अक्षर के बाद लगता है, जिसका चिन्ह ऊपर एक लगी हुई है, अ के ऊपर बिंदी, इसे हम अनुस्वार कहते हैं। विसर्ग, ये किसी भी शब्द के अंत में लगता है, यानी शब्द के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है और इसका चिन्ह है 2 बिंदी अर्थात 2 लड्डू। किसी भी शब्द के आगे इन 2 बिंदी का प्रयोग किया जाता है, उसे हम हैं। जैसे राम, राम पुल्लिंग शब्द है तो इसके आगे लगेगा रामः, यानी विसर्ग लगेगा। श्याम, इसके आगे भी विसर्ग लगा है तो श्यामः आदि। ये हमारे विसर्ग का चिन्ह हुआ। उसके बाद में हलंत, हलंत का चिन्ह है ये, जैसे रामम, पाठम आदि। इस प्रकार से हलंत का भी प्रयोग किया जाता है। तो संस्कृत व्याकरण में सबसे पहले हम इन सभी चीज़ों की जानकारी करेंगे तो हमारे लिए आगे सारी व्याकरण पढ़ना और समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हमने पढ़ा स्वर 9 है और व्यंजन है 33, तो इनकी कुल संख्या हुई 42। स्वर किसे कहते हैं ये भी अपन ने समझा कि ये हमेशा स्वतंत्र होते हैं, किसी का भी सहारा नहीं लेते हैं, अपने आप में स्वतंत्र हैं। जैसे हम अ बोलेंगे तो अ में अ का ही स्वर दिखता है, ई बोलेंगे तो ई में ई का ही, ऊ बोलते हैं तो ऊ में ऊ का ही स्वर आता है, री बोलते हैं तो री में री का, और ली बोलते हैं तो री में ली का ही उच्चारण आता है। लेकिन ये 4 जो हैं वर्ण ये संयुक्त होते हैं, 2 स्वरों से मिलकर के बनते हैं। हमने पढ़ा ए, ओ, आई, औ, यानी कुल 9 स्वर होते हैं, 5 संयुक्त और 4 संयुक्त अक्षर, संयुक्त स्वर जो है 4 और मूल स्वर हैं 5, तो कुल संख्या हमारी हो गई 9। और व्यंजन जो है संस्कृत में 33 होते हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं। हमने देखा स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श यानी हमने पढ़ा कि ये होते हैं 25 और इनके उच्चारण के समय हमारे मुख में जिह्वा अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है अर्थात छूती है। अयोगवाह हमने पढ़ा, ऐसे वर्ण होते हैं जिनका पाठ में सामान्य वर्णन नहीं है, लेकिन लेखन के समय, लिखते समय जब भी हम शब्द कोई लिखते हैं तो इनका उपयोग किया जाता है। अनुस्वार, विसर्ग, अर्धविसर्ग और यम। तो इस प्रकार से हमने आज संस्कृत वर्णमाला के बारे में पढ़ा और समझा, और इनकी जानकारी होने के बाद में आगे संस्कृत समझना, व्याकरण समझना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि ये षष्ठी और अष्टमी तक इनका उपयोग हम करते हैं।
और आगे भी बड़ी कक्षाओं में करते हैं, लेकिन छोटी कक्षाओं में समझने के लिए हमने संक्षिप्त संस्कृत वर्णमाला के बारे में हमने समझा है। आगे भी हम आपके लिए और जानकारी लेकर के आएंगे। नमस्कार।